Hello my dear students, today we will discuss exercise 9.2. In this video we will cover all the questions of this exercise, and the previous exercise we already discussed in the previous video. We already discussed the different concepts about the expressions like that, terms, coefficients and factors, okay, and addition of like terms, subtraction of like terms we also discussed in the previous video, okay. If you want to look these things, please go to the previous video or I will provide the links of that video in this डिस्क्रिप्शन ओके। सो अब हम इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप एक बार में समझ लेंगे तो आप कितना भी लेंथी मल्टीप्लिकेशन होगा आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या है और वेरिएबल्स की पावर्स क्या है। अगर आप कोफिशिएंट्स नहीं समझ पा रहे हैं तो वो आपको दिक्कत होगी। और कोफिशिएंट समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो को जरूर देखेंगे, एक्सरसाइज 9.1 का, है ना, कि कोफिशिएंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, सेकंड थिंग्स ये है कि मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए हमें चाहे लाइक टर्म्स हो या अनलाइक टर्म्स हो, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ काइंड ऑफ टर्म्स, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास वैसे बेसिकली हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप्स के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। ये हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। मोनोमियल बीज हैव ओनली 1 टर्म्स, बाइनोमियल हैव 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल हैव 3 टर्म्स। बेसिक थिंग्स आर देयर, ओके। सो अब हम डिस्कस क्या करेंगे, अभी इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हमारे एक मोनोमियल को हम दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो हम हमारे सारे क्वेश्चंस हमारे इस टाइप के। तो यानी कि आप अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे या हमारा ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9th 10th 11th, और अगर आप 8th क्लास में सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा ये यूजफुल कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम 2 मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोनोमियल समझ में आ रहा है, यानी एक सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो 2 मोनोमियल आपस में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए मोनोमियल समझते हैं हम सिंगल टर्म्स लिखेंगे। तो सिंगल टर्म्स कोई भी ले लेते हैं हम, -12x²y, ये एक हमारा मोनोमियल है ना। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल टर्म्स है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अनदर मोनोमियल्स, ये देखिए। अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो -12xy है और 1/2x दोनों तो अनलाइक टर्म्स है ना, लेकिन हम फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एडिशन नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन हमारा चाहे लाइक टर्म्स हो चाहे अनलाइक टर्म्स हो आराम से पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना है कि यहां पे ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसका कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल सकते हैं हम इसको। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पे है -12, क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -12, और इधर क्या है 1/2, है ना, 1/2 है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स यानी कि जो कोफिशिएंट है उन टर्म्स के वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। क्या होता है, जब हम एक मोनोमियल और एक मोनोमियल, इन दोनों मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहे मोनोमियल टू मोनोमियल बात कर लो या मोनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लाई कर लो, कंसेप्ट यही है हमारा। यानी कि हम इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है, हमें जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट आर मल्टीप्लाइड, है ना, मल्टीप्लाइड, है ना, विथ ईच अदर, ओके। यानी कि जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स बोल सकते हैं अपन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर्स। नंबर 1 बात ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि जो वेरिएबल्स की पावर है ना, पावर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर एडेड, या एड टुगेदर भी बोल सकते हैं, एड टुगेदर ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल। मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स की पावर है वो आपस में एडिशन हो जाएगा और टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या करना है कि इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल्स की जो पावर है वो
प्लस होंगे। अब वेरिएबल्स की पावर कौन सी प्लस होंगी, यानी अगर यहाँ x वेरिएबल है और इधर x है तो x और x की पावर आपस में प्लस हो जाएगी, इधर y है और इधर y है तो y और y की पावर आपस में प्लस हो जाएगी। इन जो वेरिएबल दोनों टर्म्स में अवेलेबल है उसकी पावर आपस में प्लस हो जाएगी। क्लियर है ये? अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं आगे, तो यहाँ पे -12 इंटू 1/2 ये हो जाएगा, दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर कितना है 2, और यहाँ पे x की पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 लेते हैं तो +1 कर दिया। y अकेला है तो y साथ में रख दिया, और यहाँ तो y है ही नहीं तो अकेला y ही रहेगा, है ना। दोनों साइड में वेरिएबल देख लेना है, जिस जिस वेरिएबल अवेलेबल है उनकी पावर प्लस हो जाएगी, जो वेरिएबल एक ही जगह पे है या अवेलेबल नहीं तो वो एज इट इज रहेगा, है ना। अब यहाँ पे चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो ये -6 या तो कुछ नहीं बचेगा, है ना, ये x की पावर हो जाएगा 3 और y की पावर सिंगल रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर होगा। ये थोड़ा सा टफ वाला टर्म्स थे, अब मैं इजी वाले टर्म्स आपको लेकर बताता हूँ। जैसे 4x इंटू 3y, ये दोनों हमारे मोनोमियल हैं, सिंगल टर्म्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 3, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, तो ये 12 हो गया। यहाँ पे x है और इधर y है, तो ओनली सिंगल सिंगल वेरिएबल है, ज़्यादा तो है ही नहीं, तो दोनों आ जाएगा, यानी x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और भी देख लेते हैं अपन, कोई परेशानी नहीं। वेरिएबल्स हमारे कुछ भी, मतलब टर्म्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी टर्म्स ले लो। देखिए थर्ड वाला देखिए अब हम ले लेते हैं 5abc, ठीक है, 5abc, इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3a, क्लियर। तो दोनों अनलाइक टर्म्स भी लाइक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5abc इंटू 3a मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 3 जा 15, तो ये हो गया 15। यहाँ पे a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 2। b इधर ही है अकेला और यहाँ तो है ही नहीं, तो b सिंगल रहेगा। c भी इधर अकेला है तो c भी सिंगल रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि कोफिशिएंट्स को अब मल्टीप्लाई करना है और जो वेरिएबल्स की पावर है उनको ऐड करना है। कभी कभी क्या होता है, जो वेरिएबल्स है वो दोनों टर्म्स में अवेलेबल हो सकता है, कभी कभी सिंगल टर्म्स में अवेलेबल हो सकता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो डायरेक्ट जो भी आपका डाउट्स होगा तो शायद उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ओके ऑफ द एक्सरसाइज 9.2, क्लियर। वी ऑलरेडी टोल्ड ना, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई होता है और पावर ऐड हो जाती है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप एक एक करके ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 इंटू 7p। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। पेयर ऑफ मोनोमियल्स, पेयर का मतलब दो मोनोमियल होते हैं, गिवन है, आप देखेंगे तो सब जगह दो दो हैं और सब सिंगल सिंगल टर्म्स वाले, यानी सारे के सारे मोनोमियल हैं, ठीक है। तो अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब हमने दोनों को इस तरीके से लिख देना है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो गए। यहाँ पे कोफिशिएंट तो 4 है, यहाँ पे 7 है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कोफिशिएंट मान सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो। तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। p यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ केवल इधर ही है, तो p वैसा ही रहेगा जैसा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा आसान है, आराम से बन जाएगा। इधर ध्यान देते सेकेंड क्वेश्चन में। पहले तो इनको दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट करना है तो हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब इधर क्या कोफिशिएंट है -4 और इधर क्या कोफिशिएंट है 7। ये -4 और 7 का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, तो 4 7 जा 28, चूंकि ये नेगेटिव साइन है इसलिए -28 आ जाएगा, क्लियर है। इधर p की पावर कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1 और 1 मिलके कितना होगा 2, है ना। तो ये p की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ड होता तो मैं डिटेल में लिखता तो आसानी से बन जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तीसरा, इसको पहले हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है 4p इंटू 7pq, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -4 है कोफिशिएंट और यहाँ पे है 7, तो 4 7 जा 28, तो ये -28 हो गया। p यहाँ पे है एक बार और यहाँ पे है एक बार, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, मिलके कितना हो जाएगा 1 और 1 2 पावर हो गया। यहाँ पे q है, यहाँ पे q है ही नहीं, तो q सिर्फ केवल एक ही बार है, तो सिंपल q रहेगा हमारा।
तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखो ये आ जाएगा 4PQ इंटू -3P, है ना। ये नेगेटिव साइन था तो हमने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि कभी भी मैथमेटिक्स में दो साइन एक साथ नहीं आते हैं। अगर दो साइन एक साथ आते हैं तो आप बीच में ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ कोफिशिएंट है 4 और इधर है कोफिशिएंट 3, तो 4 का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12। अब ये नेगेटिव होने से, क्योंकि ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट है, दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में अगर एक भी नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आता है ना। तो ये 12 हो गया माइनस का। यहाँ p की पावर कितनी है 2, सॉरी 3 लिखा था मैं, यहाँ पे 3 नहीं लिख पाया हूँ, आई एम वेरी सॉरी। 3 है एक्चुअली, क्वेश्चन में 3 है, ठीक है। तो p की पावर 3 है और इधर p की पावर कितना है 1, तो 3 + 1 मिलकर कितना होगा, पावर को तो ऐड करते ना, तो 3 + 1 कितना होना है 4 हो जाएगा, तो p की पावर 4। तो इससे क्या चीज समझ में आया आपको? समझ में ये आया कि जो कोफिशिएंट है उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेरिएबल की जो पावर है उसको हम ऐड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 4P इंटू 0, ठीक है। अब इस 0 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, P लिख देंगे क्योंकि P एक ही बार है, लेकिन 0 इंटू P का मतलब 0 ही होता है, क्योंकि हम 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो हमारे पास इसका आंसर 0 हो गया, यहाँ पे हमारे पास आंसर हो गया, है ना, और यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। So this is the question number 2. Find the area of rectangle with the following pair of monomials as their length and breadth, है ना। ये क्या चीज़ है हमारा, लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारे पास पेयर ऑफ मोनोमियल्स गिवन है, इस पेयर में एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, और किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है कि नहीं होता है ना। ये तो बहुत कॉमन फॉर्मूला है। तो इनमें से आपको एक लेंथ लेना है और एक ब्रेड्थ लेना है। तो हम इसको टेबल फॉर्म में कर लेते हैं, आप चाहो जैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर है? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। तो इनमें से हमारे पास ये पहला वैल्यू है, इसको लेंथ ले लो, और सेकंड वैल्यू को ब्रेड्थ ले लो। किसी में भी आप ये लेंथ ले लिया तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा। सिमिलरली ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा, है ना, ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ हो जाएगा। पहला लेंथ है, दूसरा हमारा ब्रेड्थ है। तो इस तरीके से एक लेंथ और एक ब्रेड्थ हो गया। तो एरिया क्या निकलेगा हमारा, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ P हो जाएगा, ब्रेड्थ Q हो जाएगा। क्योंकि अपन को बार बार नहीं लिखना है, सिंपल सा है ना, क्यों बार बार लिखना है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, गिवन है डायरेक्टली। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये कितना हो गया P इंटू Q। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, इधर भी कोफिशिएंट क्या है 1, कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो 1 इंटू 1 यानी 1 ही रहना है। तो सिंपली P इंटू Q आ जाएगा। क्यों आ जाएगा P इंटू Q, क्योंकि P की पावर 1 है और Q की पावर 1 है। कोई भी वेरिएबल्स रिपीट नहीं हो रहा है, तो जितनी पावर है उतनी ही रहेगी, यानी P की पावर 1 है या Q की पावर 1। एरिया आ गया। अब एरिया को किस में लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट में, तो ये हमारा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है ना, ये एरिया PQ स्क्वायर यूनिट हो जाएगा हमारा, ठीक। सेकेंड वाला ध्यान दो, लेंथ क्या है हमारा इसमें 10m और ब्रेड्थ क्या है हमारा 5n। एरिया क्या होता है, लेंथ मतलब 10m इंटू ब्रेड्थ मतलब 5n। क्लियर? यहाँ पे कोफिशिएंट 10, इधर कोफिशिएंट 5, तो 10 5 जा 50। क्लियर? और यहाँ m और n ये दोनों सिंगल टाइम्स आए हैं इस क्वेश्चन में, तो दोनों सिंगल टाइम्स ही रहेंगे mn। क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट लगा दिया है, ठीक है। थर्ड वाला लेंथ क्या है हमारा 20x², क्या हो गया लेंथ 20x², ब्रेड्थ क्या है 5y²। तो लेंथ मतलब 20x² इंटू ब्रेड्थ मतलब 5y²। इस टर्म्स का कोफिशिएंट 20, इस टर्म्स का कोफिशिएंट 5, तो 25 जा 100। क्लियर? x² इधर है, यहाँ है x नहीं है, तो x 2 टाइम्स आ गया है, y भी 2 टाइम्स आ गया है, दोनों 2 टाइम्स आए हैं, मतलब x² y² स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो एरिया हमारा आ जाएगा ये,
है ना, फोर्थ में देखेंगे 4x लेंथ हो जाएगा, 3x स्क्वायर ब्रेड्थ हो जाएगा। आप चाहो तो लेंथ ब्रेड्थ इंटरचेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आना तो वही है, मल्टीप्लाई तो आप वही करोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लेंथ यानी कि हमारा क्या होगा 4x, ब्रेड्थ क्या हो गया 3x स्क्वायर। तो देखो इधर कोफिशिएंट कितना है 4 है ना, और इधर कोफिशिएंट कितना है 3, 4 3 जा 12, ये 12 हो गया। यहाँ पे x की पावर 1 है और इधर x की पावर 2 है, यानी इसमें दोनों टर्म्स में सेम वेरिएबल रिपीट हो गया है। तो इधर 1 और इधर 2 दोनों पावर मिलके कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब देखो लास्ट वाला n का l जो है हमारा लेंथ का वैल्यू हो जाएगा 3mn और ब्रेड्थ का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4np। ठीक है ना, तो लेंथ मतलब 3mn, ब्रेड्थ मतलब 4np। क्लियर। अब यहां ध्यान दो, इस टर्म्स में कोफिशिएंट है 3 और इस टर्म्स में कोफिशिएंट है 4, तो 3 4 जा 12। तो पहले तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे m है एक बार सिंगल टाइम्स और कहीं n है नहीं, तो m तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, दोनों में देखेंगे तो ये m हो गया। n इधर 1 टाइम है और इधर भी 1 टाइम है, n जो है दोनों में मिला के 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो n का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि n 2 टाइम्स हो गया। p सिंगल टाइम्स ही आ रहा है, दोनों में चेक करोगे तो सिर्फ p हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स व्हेन द लेंथ एंड विड्थ आर गिवन। तो लेंथ और विड्थ हमारे मोनोमियल के फॉर्म में दिया था, तो उसका हमने एरिया निकाल दिया आराम से। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में ये ऐसा टेबल आपका गिवन है, तो इसमें लिखा है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें ये टेबल्स कंप्लीट करनी है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हमारे दिए हुए हैं, जैसे हमारे पास अब वो गिवन है वो छोड़ो, हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें करना क्या है हमारे पास, ये देखेंगे ना, इधर जो एरो दिख रहा है ना, ये वाला, ये एरो, ये हमारा यानी कि ये जो लाइन है ये फर्स्ट पॉलिनोमियल कहेंगे इसको, और इधर ये जो नीचे दिया हुआ है एरो के साथ में, ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल हो गया। मतलब आप चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो या इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई तो हमको पता चल ही गया है कि कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को ऐड करते हैं। तो इसमें कैसे करना है, इसमें ध्यान दो। ये पहला टर्म्स हमारा, देखो इधर हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, इसको हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इधर आ जाएगा, समझ गए। तो ये 2x है, ठीक है, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2x से 2x यानी पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से जब इससे मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा, इससे ऐसे करके हमारा आंसर आता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है हमारे पास मल्टीप्लाई करना है हमें, क्लियर। तो देखो 2x इंटू 2x, तो इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो 2 2 जा 4, x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 माइनस का 5y मल्टीप्लाइड विथ 2x, तो -5 मल्टी यहाँ कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पे हो गया 2, तो 5 2 जा 10, तो यानी -10। यहाँ पे है y और इधर है x, दोनों एक एक बार है, तो ये हो जाएगा x y। क्लियर। अब देखो इससे करो मल्टीप्लाई, इससे 3x स्क्वायर को हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x स्क्वायर इंटू 2x, तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 जा 6। यहाँ x की पावर 2 है और इसमें x की पावर 1 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 4xy, तो कोफिशिएंट क्या हो गया -4, यहाँ पे 2x है तो कोफिशिएंट 2 है, तो 4 2 जा 8, यानी माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक, यहाँ x 1 टाइम है और यहाँ पे x 1 टाइम है, तो x कितना हो जाएगा 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर, y सिर्फ 1 टाइम है तो y सिंगल रहेगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ इसमें कोफिशिएंट है 7 और इसका कोफिशिएंट है 2, तो 7 2 जा 14, यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे एक x, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा x क्यूब, और y तो हमारा सिंपल ही है तो y सिंपल रहेगा। ठीक है, इधर से 9 2 जा माइनस का 18 हो गया, x 2 टाइम्स है और यहाँ पे x 1 टाइम मिलके हो गया 3, और y 2 टाइम्स हमारा रहेगा y स्क्वायर।
तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई हमारा हो गया। अब ये सेकंड जो रो हमारे पास कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम कैसे भरेंगे? सेकंड कॉलम में जो 5 माइनस 5 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो 2 5 10, ये हो गया -10, यहाँ x और y, तो ये हो गया x y। 5 × 5 माइनस, दोनों माइनस होने से हमारा प्लस हो जाता है, तो +25, y सिंगल है यहाँ पे और सिंगल यहाँ पे, तो y हो जाएगा 2 टाइम्स 3x² y है, तो 5 × 3 ये -15 हो जाएगा। x यहाँ 2 बार है और यहाँ पे y 1 बार है, तो 15 -15 x² y हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में -4xy और -5y, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई प्लस का 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ x 1 बार है, यहाँ पे है नहीं, तो x 1 बार रहेगा, y यहाँ पे 1 बार और 1 बार यहाँ पे लेके y 2 टाइम्स हो गया। तो जो वेरिएबल जितनी बार आ रहा है उतनी पावर आ जाती है, सीधी सी बात ये है। इसमें क्या आएगा? 7 5 35 माइनस का 35, x² यहाँ है, इधर में नहीं है, तो ये x² और y² भी हो जाएगा, क्योंकि एक 1 यहाँ पे है y और 1 यहाँ पे है, तो मिलके 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 9 5 45, सॉरी है ना, 9 5 45 हो गया, और x² इधर है, इधर नहीं है, तो सिर्फ ये x² और y इधर 2 बार है और 1 इधर है, तो y हो जाएगा 3y³ हो जाएगा। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे भी हम और देखते हैं, बाकी हम आपके लिए भी कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे, तो वो पार्ट आप भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं इस रो को और कंप्लीट कर दूंगा, बाकी का आप कंप्लीट करेंगे, क्लियर। तो ये 3x² है और ये 2x है, तो 2x कम 3 यानी कि 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। x 1 बार और यहाँ पे 2 बार बोलने से 3 बार हो गया। -5 × 3, तो 5 3 15, x² y, क्योंकि यहाँ x 2 बार है, यहाँ y सिंगल है। फिर इसका करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पे x² है और इधर भी x² है, तो x की पावर हो जाएगा 4। इससे चाहे 3 4 12 माइनस का हो गया, x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार, तो x³ और y सिंगल 1 बार है, तो 1 बार। 7 3 21, x यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 2 बार, तो x हो गया हमारा 4 बार और y हो गया हमारा 1 बार। 9 3 27, ये 9 3 27, x 2 बार है, यहाँ पे 2 बार, तो x हो गया हमारा 4 बार, y हमारा कितनी बार हो जाएगा? 2 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा y। तो इस तरीके से ये टेबल को कंप्लीट करना है, तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया है, तो ये टेबल भी आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इन दिस वन ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। एक्चुअली रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो होता है ना, उसको हम क्यूबॉइड भी बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्यूबॉइड भी बोलते हैं, है ना। ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को सिर्फ रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं, जबकि रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो मैं इसलिए इसको यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मतलब होता है क्यूबॉइड, ठीक है। ओके, तो विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, हमें क्या करना है? इनका वॉल्यूम निकालना है ना। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रेड्थ हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा। तो इसमें 4 पार्ट है क्वेश्चन में, मैं आपको 2 पार्ट्स ही सॉल्व करूंगा, 2 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या कहा है कि इनमें एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। तो हमने क्या किया, पहला वाला वैल्यू को लेंथ सपोज कर लिया, दूसरा वाला वैल्यू को ब्रेड्थ सपोज कर लिया और तीसरे वाले वैल्यू को हाइट। सिमिलरली इधर भी इसको हम लेंथ ले लेंगे, ये ब्रेड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर अपन करते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। L का वैल्यू क्या है 5a, A का वैल्यू क्या है, वो सॉरी B का वैल्यू क्या है 3a² और H का वैल्यू क्या है 7a⁴। अब देखो, अभी हम क्या किए थे, 2 मोनोमियल थे, यानी कि 2 टर्म्स टाइप के थे।
अभी हमारे पास क्या है 1 2 3 मोनोमियल्स हो गए, तो हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा जो कंसेप्ट था वो वही रहेगा। कंसेप्ट क्या था कि कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल की पावर को ऐड करना है तो यहाँ पे भी करेंगे। कंसेप्ट सेम है, चाहे हमारे 3 मोनोमियल आ जाए, चाहे 4 मोनोमियल आ जाए, चाहे 1000 मोनोमियल आ जाए, कोई परेशानी उससे नहीं है, हमारा कंसेप्ट सेम है। क्लियर है? तो अब देखो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, तो ये हो गया हमारा 105। क्लियर? 105 हो गया। इधर ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा ये ए की पावर 1 + 2 + 4, यानी कि सब ऐड हो जाते हैं। तो सिंपल 105 ए टू द पावर ए मिलके हो जाएगा 7। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट। क्यों? क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है हमेशा क्यूब में आता है, इसलिए हम इसको क्यूबिक यूनिट, यानी कि तो ये मल्टीप्लाई करने से 105 ए टू द पावर 7 क्यूबिक यूनिट। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देते हैं, तो इसमें भी वही रहेगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला हो गया है। L का वैल्यू क्या है 2p, B का वैल्यू क्या है 4q, और H का वैल्यू क्या है 8r। कोफिशिएंट या 2 है या 4 है या 8 है, तो 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64, तो ये हो गया हमारा 64। P है यहाँ, Q है यहाँ, R है, तीनों वेरिएबल्स एक एक बार आ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा PQR, क्यूबिक यूनिट। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो रेस्ट 2 पार्ट जो है वो आप खुद कर लेंगे। इस तरीके से आराम से एक लेंथ विड्थ हाइट कंसीडर करना है, बाकी के क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोनोमियल्स थे, टेक्स्ट बुक में तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो सब में कॉमा लगा हुआ था, चूंकि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि हमें तो लिखना ही पड़ता है, प्रोडक्ट लगाना है तो, है ना। तो अब इनको हमें प्रोडक्ट कर देना है, तो प्रोडक्ट करने का तरीका वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, यानी कि कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल के पावर को ऐड करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट 1 है 1 है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई सिर्फ 1 ही रहना है, तो जरूरत नहीं लिखने की। यहाँ पे x 1 बार है और एक x यहाँ 1 है और 1, तो x कितनी बार हो गया 1 + 1, y कितनी बार हो जाएगा 1 और 1, 1 + 1, है ना। और z कितनी बार हो गया, z भी 2 टाइम्स हो रहा है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि x की पावर 2, y की पावर 2 और z की पावर 2। सिंपली आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी साइन अगर नहीं होता है दो वैल्यू के बीच में तो मल्टीप्लाई ही मानते हैं। तो ऐसे, तो इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इस स्टेप को लिखना, ये वाला स्टेप मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, शायद कोई कन्फ्यूजन हो तो, अदरवाइज आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 × -1 और फिर इंटू करेंगे तो माइनस में ही आ जाएगा, आंसर -1 ही हो जाएगा। तो 1 को हम लिखते ही नहीं है अक्सर। यहाँ ए की पावर 1 है या 2 है या 3 है, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा ए की पावर 6। सिंपली हम इसको -a⁶ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है, आसानी से बनता है। यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ है कोफिशिएंट 2, यहाँ है 4, यहाँ है 8 और यहाँ है 16, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है मल्टीप्लिकेशन, तो हमें ध्यान देना है। तो 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64, 64 × 16, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 × 16, तो 16 4 जा कितना होता है 64, कैरी 4 है ना, सॉरी 4 आ जाएगा, कैरी 6, 16 6 जा है ना 16 है ना, तो ये हो जाएगा 16 6 जा 96 होता है, 96 और 6 हमारा इसका कैरी बचा था, तो 102, तो 1024 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1024 आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज़ आप मल्टीप्लाई खुद कर लेना एक बार, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हमसे मिस्टेक हो भी सकती है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ ये मल्टीप्लाई आप एक बार खुद कर लेंगे। ओके, तो हमारा 104 आ गया। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे y 1 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 3 बार, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6,
तो ये आ गया 6, ये आंसर हो गया। ठीक, लास्ट वाला देखेंगे। यहाँ पे a है, 2b है, 3c है और 6abc। तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ 6। तो सबका कोफिशिएंट 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36। ठीक, a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर 1 है, तो a की पावर हो जाएगा 2, यहाँ b की पावर 1 और यहाँ पे 1, तो b की पावर हो जाएगा 2 और c की पावर भी हो जाएगा 2। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और बचा है, वो आप सॉल्व कर लेंगे अपने से। ठीक है, तो इस तरीके से एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा, मल्टीप्लाई करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि उनका कोफिशिएंट्स आपको पता है और उनकी पावर्स पता है, तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन के समय उनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स की पावर को ऐड करना है। इस तरीके से हम ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे कंसेप्ट, सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।